ध्यान से देखिएगा, जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है, चैप्टर कौन सा है अभी, सेकंड, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु संरचना या परमाणु की संरचना। परमाणु संरचना या परमाणु की संरचना। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो पढ़ाया था मैंने, इसके कुछ 3 कारण बताए थे कि हमें चैप्टर पहला पढ़ना ही क्यों है। कोई सा भी पानी पानी कैसे कम लाए भाई? मतलब ऐसे प्यास नहीं लगती पर लेकिन आने के बाद प्यास लग जाती है। ध्यान से देखिएगा, जो मैंने बताया था कि कोई भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसको पहले 3 भागों में बांटना है। यानी बांटने का मतलब है कि हमें क्यों, सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम उस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। सेकंड टारगेट उस चैप्टर में है क्या, फिर हाउ। ध्यान से देखिएगा, जो मैंने बताया था कि कोई भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसको पहले 3 भागों में बांटना है। यानी बांटने का मतलब है कि हमें क्यों, सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम उस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। सेकंड टारगेट उस चैप्टर में है क्या, फिर हाउ, उस चैप्टर को पढ़ना कैसे है। कैसे में मैंने 3 भागों में डिवाइड किया था, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने बताया था पहले के अंदर में मॉडल पढ़ने, क्या पढ़ने, फिर दूसरे के अंदर क्वांटम नंबर पढ़ने, तीसरे के अंदर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है। सबसे पहले बताया था मॉडल, आपके पास कई मॉडल आएंगे, बहुत सारे मॉडल आएंगे, बहुत सारे सिद्धांत आएंगे। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे हमारे, इन्हें साइंटिस्ट ना कहकर इन्हें एक ऋषि कहना पसंद करेंगे, क्योंकि ऋषि लगाते थे पहले के समय पे व्यक्ति, और ये ऋषि केवल भारत के व्यक्ति ही लगाते थे, हर जगह के व्यक्ति ऋषि नहीं लगाते थे, याद रहे, ठीक है। सबसे पहले आए थे हमारे कनद ऋषि। सेकंड नंबर पे आए थे जॉन डाल्टन, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, और चौथे नंबर पे आए थे, ध्यान से देखना, इनको इनको थॉमसन बोला जाता था, ठीक है, पर लेकिन इन्होंने ही एक प्रयोग किया जिसे कहा जाता है CRT, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिससे इन्होंने खोज कर दी इलेक्ट्रॉन की। फिर इनके नाम के आगे लगा दिया गया सर। तीसरे नंबर, नहीं सॉरी, मैं नंबर नहीं लिख रहा। फिर अगला आए थे हमारे गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन कर क्या रहे थे, हाँ, और रिसर्च पेपर को पढ़ रहे थे, बस उसे मतलब उनकी कॉपी कर रहे थे। तो उन व्यक्ति कौन थे वो, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन के बाद एक ऐसे व्यक्ति रहे थे जो रेडियो एक्टिविटी की खोज तो हो गई थी, पर लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी उनको की थी हेनरी बैक्यूरेल, बोलते हैं हिंदी में ऐसा बोलते हैं, और इंग्लिश में इनकी बैक्यूरेल होती है, ठीक है। फिर अगली बात, हेनरी बैक्यूरेल की खोज कर दी थी, हेनरी बैक्यूरेल ने खोज कर दी थी रेडियो एक्टिविटी की, यानी जो तत्वों में से रेडियो एक्टिव जो किरणें निकलती हैं उनको खोज कर दी थी, पर लेकिन उनको रोकने का प्रयास चल रहा था। किसका प्रयास चल रहा था, जेम्स चैडविक उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, उन्हीं रोकने के प्रयास में चक्कर में खोज हो गई, और गोल्डस्टीन रिसर्च पेपर उसी को दोहरा रहे थे, उसकी चक्कर में खोज हो गई प्रोटॉन की, ठीक है। अब ऐसे ही सबसे पहले इतनी बातें क्लियर होती हैं, इतनी बातें क्लियर करने के बाद एक व्यक्ति आते हैं, उनसे कहते हैं कि जब तुमने इतना बताया है तो हमें ये भी तो बताइए, तुमने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, प्रोटॉन की खोज कर दी, तो हमें ये तो बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते कहाँ हैं परमाणु में। तो सबसे पहले जो पूछा जाता है वो इन्हीं से पूछा जाता है, जिनका नाम है सर जे थॉमसन से पूछा गया। तो जे थॉमसन ने तो सीधा सा कह दिया, सर जे थॉमसन ने टाइम बर्बाद न करते हुए, क्योंकि उनको पता था कि मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो थोड़े नाराज थे, तो उन्होंने कह दिया कि तरबूज की तरह होता है कुछ, जैसे पृथ्वी गोल, चंद्रमा गोल, आलू गोल, मतलब ऐसी चीज़ों के गोल गोल के पीछे उन्होंने कह दिया कि परमाणु भी गोल होता होगा और एक ठोस गोले की तरह होता होगा, ऐसा उन्होंने कह दिया। मतलब इलेक्ट्रॉन बीज की तरह, बीज की तुलना कर दी उन्होंने। तो ये काफ़ी सालों तक चला, मतलब टाइम ना लगाया फिर भी काफ़ी सालों तक चला, काफ़ी सालों तक, ठीक है। उसके बाद अगले एक व्यक्ति है, उनसे पूछा गया कि जे थॉमसन के बाद खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, प्रोटॉन की खोज।
पर लेकिन इसके बाद हाँ, इनका जो मॉडल था इसको कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। क्या कहता है? प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल या केक मॉडल या रेजिंग मॉडल। क्या? रेजिंग मॉडल। ठीक है। इसके बाद मैंने एक सिद्धांत पढ़ाया था मैक्सवेल का। क्या पढ़ाया था? मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय विकिरण। मैंने कहा था जब कोई आवेश दूसरे आवेश के सापेक्ष गति करता है तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है। आज जानेंगे हम उसकी ऊर्जा में कमी आने का कारण क्या है। ठीक है। मैक्सवेल ने बताया कुछ, और मैक्सवेल का समझ में आया था उन्होंने क्या कहा था, जब कोई आवेश दूसरे आवेश के सापेक्ष गति करता है तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है। फिर क्या? हाँ, वहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यही थी, वहाँ पे दो गवाह थे, दो उन्हें देख रहे थे। यहाँ पे कुछ तुम 15-16 गवाह थे जब दो व्यक्ति यहाँ पे घूम रहे थे, और उन्हीं का फोटो आया है शायद वीडियो में। बड़े खुश हुए हैं दोनों, बहुत ज़्यादा खुश हुए। हाँ, तो दो व्यक्ति गवाह थे, उनका नाम था, पहले का नाम था रदरफोर्ड एवं दूसरे का नाम था नील्स बोर। ठीक है। अब फिर रदरफोर्ड कह रहे थे इस बात को कि मैक्सवेल ने ये कहा दिया। अब रदरफोर्ड और देखो गोल्डस्टीन का कुछ संबंध है आपस में, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड का कुछ बहुत ज़्यादा संबंध है, तो इसलिए इन्होंने प्रोटॉन की खोज कर दी। पर लेकिन आगे तुमने सुना है कि रदरफोर्ड ने की थी, ऐसा नहीं है। पर लेकिन जो स्ट्रक्चर बताई जा रही थी, फिर रदरफोर्ड एक काम कर रहे थे, जो रेडियो एक्टिविटी होती है उनको अलग अलग धातु पर डाल के देख रहे थे। किसको? अलग अलग धातुओं पर। और जो किरणें थी वो कौन सी थी? अल्फा किरणों को अलग अलग धातुओं पर डाल के देख रहे थे। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया था, उसको कहा था रदरफोर्ड का अल्फा कट, इसे क्या कहा था? अल्फा कट प्रकीर्णन। जैसे ये मॉडल परमाणु मॉडल भी है, इसके आगे लिख लेना परमाणु मॉडल। किसका है ये? रदरफोर्ड का। किसका? अभी नहीं लिखना है, अभी नहीं लिखना है, इसके आगे परमाणु मॉडल भी लिख लेना। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उनके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन लिखे कि सबसे पहला ज़्यादातर किरणें अल्फा पार निकल रही हैं, तो इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। और कुछ किरणें विक्षेपित हो रही हैं, यानी कि सामने जाने की बजाय विक्षेपित हो रही हैं, तो इसका मतलब बीच में उनके दोनों के, यानी एक भारी कण था और उसके कारण वो प्रतिकर्षण हो रही है, इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ कैसा है? प्लस, यानी भारी कण है। उस भारी कण को नाम दिया गया था नाभिक। ऐसे करके कुछ 3 बातें होती हैं। ठीक है। परमाणु मॉडल यहाँ पे खत्म होता है। ये किसका था? रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और वो किससे किया था? अल्फा किरणों से। किससे? अल्फा किरणों से। अब ये उन्होंने बताया। अब जैसे ही सर जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना बताई कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरीके से रहते हैं, उन्होंने कहा था ये वाला न्यूट्रॉन है और बीज इलेक्ट्रॉन है और गूदा प्रोटॉन है, ऐसा बताया। अब इन्होंने जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की तीनों की खोज हो चुकी है, अब ऐसे ही परमाणु अल्फा किरणों के बारे में कौन बता रहा था अभी? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड से ही पूछा गया कि अब तुम बताइए कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते क्या? क्योंकि ये काफ़ी सालों तक सही चला, पर लेकिन अब रदरफोर्ड की तो अब आती है कि रदरफोर्ड बताएंगे कि कौन कैसे रहता है परमाणु के अंदर। तुम कह रहे थे कि हाँ भैया लिख दो, एक दिन लिख दिए, अब तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब कि साइंटिस्टों के नाम एक लाइन से लिख दिए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। अरे बहुत आएंगे अभी, याद रखना है, साइंटिस्टों के नाम याद करना ज़रूरी है। पर लेकिन यहाँ पे कुछ इंडिया के कुछ ऐसे ही हैं, ज़्यादा नहीं है। अब देखिएगा, अब हमें पढ़ना है कि रदरफोर्ड का अल्फा का जो प्रकीर्णन था उसके बारे में हमें कुछ पढ़ना है। ठीक है। हाँ, जैसे देखो अभी हमने जे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा, पर लेकिन मैंने उनकी कमियां नहीं बताई, मैंने कह दिया ये फेल हो गया था, काफ़ी सालों तक चला, फेल हो गया। पर लेकिन फेल होने का कारण भी सीखेंगे हम। अब जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, अब यदि ये मॉडल सही होता तो क्या इस मॉडल की ज़रूरत पड़ती? यदि ये भी मॉडल सही हो जाए तो हमें अगले मॉडल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर लेकिन अगला भी, ये भी फेल हो जाएगा, अगला भी फेल होगा और अगला भी फेल होगा, तब जाके कभी सही आएगा। और कुछ व्यक्ति कुछ समय पे कहते हैं जब इतने मॉडल जब सही नहीं है तो पढ़ाई क्यों जाते हैं। उन व्यक्तियों को जाके कहिएगा कि बिना गलत के कभी सही पढ़ा नहीं जा सकता। फिजिक्स में पढ़ा जाता है जितनी स्पीड से आती है अब उतनी स्पीड से टकरा के आती है, आती नहीं आती। अब ऐसा ही यहाँ पे कुछ ना कुछ जितना स्पीड से हाथी आ रहा था उतना ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे क्या था? कोई कण था, और उसी भारी कण को नाम दिया गया नाभिक। ठीक है, यही बताया जाता है। अब देखिएगा नाभिक के बारे में कुछ।
नाविक का जो साइज बताया जाता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जो नाविक का जो साइज होता है लगभग 10⁻⁻15 मीटर, एम का मतलब है मीटर। और लगभग में जो नाविक होता है, ये मैंने किसका साइज बताया है, और नाविक परमाणु में होता है या कहाँ पे होता है, परमाणु में। और जो परमाणु का जो साइज होता है लगभग 10⁻⁻10, ये किसका साइज है, नाविक का। और ये किसका है, पूरे परमाणु का। ध्यान रखना, ये ऐसे नहीं मिलती ये चीज़ें। अब कहा जाता है कि नाविक का साइज इतना छोटा है, 10⁻⁻15 का मतलब 1 के नीचे कितना जीरो लगाओ, 1 2 3 ऐसे करके जब इसका भाग इसमें दोगे तो 0.000 इतना कुछ आएगा आंसर। इसका मतलब परमाणु इतना छोटा होता होगा, बहुत ज़्यादा छोटा। अब इतना छोटा क्या होता है ये परमाणु, और उससे ज़्यादा छोटा क्या होता है नाविक। कहा जाता है कि नाविक, ध्यान से सुनना, कि नाविक की तुलना में परमाणु, क्या कहा मैंने, नाविक की तुलना में, क्या कहा मैंने, की तुलना। जैसे मैं कहूँ, यदि मान लीजिए, कौन सी क्लास में तुम, 9, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक और व्यक्ति होता, मान लीजिए वो 6th क्लास में होता, कौन सी में, 6, और मान लीजिए मैं 12th क्लास में हूँ, कौन सी क्लास में। तो एजुकेशन के मामले में मैं उससे कितना गुना बड़ा हूँ, 2 गुना, 6 दूनी 12, अरे 6 दूनी 12 यही तो होता है, 2 गुना बड़ा। अब ऐसे ही बताया जाता है कि नाविक से परमाणु है लगभग 1 2 3 4 हज़ार गुना, कितना हो गए, 10,000। यानी नाविक से परमाणु लगभग कितना बड़ा है, यानी इसको 10,000 बार लिखोगे तब जाके परमाणु बनता है। हाँ, यानी नाविक का कितना गुना बड़ा है वो, यानी जैसे मान लीजिए एक कमरा ये है और इसके 2 टुकड़े कर दें, तो एक कमरा उधर लगा दूं मैं, ये तो एक कमरा है, इसका आधा मैं दूसरा कमरा उधर बना दूं, तो मतलब इसका जो कमरा बनाया मैंने, इसका कितना है, आधा, कितना है, तो उस कमरे से ये 2 गुना बड़ा है या 1 गुना, अरे वो 1 है, उसी जैसे यहाँ पे कितने बन रहे, तो कितने गुना बड़ा है ये। अब ऐसे ही नाविक से किससे परमाणु लगभग कितने गुना बड़ा होता है, 10,000 गुना बड़ा होता है। ये बातों को याद, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने के साथ साथ। उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट भी क्या बताया, नेक्स्ट पॉइंट, अब ज़्यादातर किरणें कुछ पार निकल रही हैं, कुछ मैंने जो कल लिखवा दिया था, और उन्होंने कहा था कि परमाणु में नाविक होता है, और नाविक में किसके अंदर, नाविक में 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ये उन्होंने कहा था, समझ में नहीं आया, इन्होंने अभी कहा है, उन्होंने अभी संरचना नहीं दी है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, प्रोटॉन कैसे रहता है, न्यूट्रॉन, ये नहीं बताया, समझ में नहीं आया। जैसे इतनी चीज़ें कुछ नहीं बताई पर लेकिन मैंने बताई आपको, ठीक है, इतना कुछ बताया। और उन्होंने कहा कि परमाणु में जो ज़्यादातर जो द्रव्यमान, अब मान लीजिए उस वाले कमरे में 5 व्यक्ति हैं, इस वाले में 50 है, तो किसमें वजन ज़्यादा, तो ऐसे ही परमाणु का ज़्यादातर जो द्रव्यमान होता है वो किसके अंदर होता है, क्योंकि नाविक में कितनी चीज़ें, तो अरे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का मास बताया था, लगभग बताया था 0.305 AM, अरे मैंने एक 5 लिख दिया, और मैंने प्रोटॉन का बताया 1.000 कुछ आता है, और न्यूट्रॉन का भी 1.00 AM, ठीक है, इतना कुछ आता है। तो किसका मास वजन ज़्यादा लग रहा है, अरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 1 आ रहा है, इस पर 0 आ रहा है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का शायद मतलब मास ज़्यादा है कम है, ज़्यादा है, तो हम कहेंगे ज़्यादातर जो द्रव्यमान होता है, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बन रहा है, नाविक, तो ज़्यादातर जो द्रव्यमान होता है परमाणु में नाविक के अंदर होता है या नाविक से बाहर होता है, नाविक में क्या होता है, प्रोटॉन और बाकी के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो ज़्यादातर, और इन दोनों में पहले से ज़्यादा वजन है, तो हम कहेंगे परमाणु में जो ज़्यादा वजन होता है वो किसके अंदर होता है, तो हम कहेंगे ज़्यादा जो द्रव्यमान होता है, हाँ, अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के नाविक में होता है, अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के, समझ में आया नहीं आया, इन बातों को थोड़ा पढ़ना घर पे जाके, मैंने कुछ ये बातें बताई, कुछ मैंने कल बताई, अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसकी उन्होंने संरचना कैसे थी, इसे लिख लीजिएगा एक बार। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में कुछ ऐसी बातें कही थी जो आपने सुनी होंगी पर लेकिन याद होगा
याद भी होगा, जैसे उन्होंने कहा था कि परमाणु में क्या होता है, नाभिक। और जे थॉमसन ने कहा था कि पृथ्वी गोल, चंद्रमा गोल, सूर्य गोल, तो परमाणु भी गोल। और जो अपना जे थॉमसन का परमाणु मॉडल दे दिया। अब तुम्हें आने वाले समय में यहाँ पे जे थॉमसन नहीं मिलेंगे, आने वाले समय में यहाँ पे जे थॉमसन का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं मिलेगा। पहला मेरा क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा, क्या पूछा, क्यों नहीं मिलेंगे? सेंस लगाने की चीज़ है, वो मर गए होंगे। अरे भाई सेंस लगाओ, कब तक जिएंगे भाई? इतने सारे एक्सपेरिमेंट के काफ़ी सालों तक चला, बड़े बूढ़े हो गए, खत्म भाई। अब आगे मतलब कब तक कोई व्यक्ति कब तक सहारा देगा? समझ में आया नहीं आया? अब तुम्हें तो 2 दिन 3 दिन में पढ़ा दिया गया, उनको पूरी ज़िंदगी निकल गई। तो इसीलिए कहा जाता है किसी व्यक्ति के से तुम पढ़ रही हो या किसी की किताबें पढ़ रहे हो, उसका मतलब तुम उसकी 50 60 या 70 सालों का एक्सपीरियंस पढ़ रही हो, इसलिए कहा जाता है। अब उन्होंने क्या कहा, जे थॉमसन ने तो बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट दे दिया और बहुत सालों तक चला। अब इन्होंने कहा जैसे ये परमाणु होता है, अब इसके अंदर ये नाभिक है, ये क्या है, नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन। हाँ दिखेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब उन्होंने कहा ये नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। उन्होंने कहा कि जैसे जे थॉमसन ने सोचा था वो गोल, ये गोल, ये गोल, ठीक है। अब ऐसे ही सोचा रदरफोर्ड ने, इस हिसाब से मत देखिए, उन्होंने कहा इस हिसाब से देखिए, उनकी स्ट्रक्चर बता रहे थे। जैसे उन्होंने कहा था तुम जैसे ये तरबूज के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन यानी कि बीज, ऐसे कहा था उन्होंने। अब रदरफोर्ड ने कहा था ऐसे नहीं, ऐसे देखिए जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, इतने गाल पे मारूंगा, पृथ्वी के चक्कर सूर्य लगा रहा है ना कि चंद्रमा। अरे सूर्य, पृथ्वी के चक्कर कौन लगा रहा है? मतलब कुछ भी कह देते हो। अरे इधर देखो ध्यान से, बड़ा पृथ्वी है या सूर्य है? सूर्य, ये सूर्य है और ये क्या हमारी पृथ्वी, और ये क्या है यहाँ पे, फिर और क्या, और ग्रह कहाँ गए हैं? मेरे यहाँ पे बहुत सारे होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही ये चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर लगा रहा है, यानी पृथ्वी ये तो बनाया जाता है, ये तो घूम रही है ऐसे करके, अरे घूम रही है, नहीं घूम रही। अब ऐसे ही उन्होंने कहा इस तरीके से मत देखिए तरबूज गोल, चंद्रमा गोल, ये गोल, ऐसा नहीं, ऐसे देखिए जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या कहा इन्होंने। इतना कुछ मॉडल दिया, उनसे जैसे संरचना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया नाभिक के अंदर होता है धनावेश। क्या होता है? धनावेश, यानी कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज, तो उस पर 0 है, तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। बड़े ध्यान से समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये नाभिक है, ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे, तो टोटल द्रव्यमान, इस पर टोटल जो चार्ज प्लस का होगा या माइनस का, क्योंकि ये तो 0 है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम किस लिए कहा जाता है नाभिक पे ऐसा कुछ बना दिया जाता है, तो नाभिक धनावेश होता है या ऋणावेश? धनावेश। सबसे पहली बात याद रखना, ठीक है, नाभिक को ऐसा होता है धनावेश, ठीक है। उन्होंने कहा इस बात को कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा और लोगों को दिखाया होगा। यानी जैसे जे थॉमसन के पास व्यक्ति गए थे, तरबूज खा रहे थे, कुछ समय लोगों ने बताया और काफ़ी सालों तक उनका मॉडल सही चला। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना मॉडल रदरफोर्ड ने लोगों के सामने पेश किया, दिखाया कि देखिए मेरा मॉडल ये है, मेरा मॉडल ये, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बड़े ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बात, ये पॉजिटिव और ये, जब ये इसके सापेक्ष गति करेगा, इसके सापेक्ष, बड़े ध्यान से देखना, इसके सापेक्ष ये क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं तुम दोनों की तरह गति नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। और जब ये इस तरीके से गति करेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी एक आवेश हो रही है कि दूसरा आवेश, अरे एक ये आवेश हो रही है कि दूसरा आवेश, तो ऐसा ही इन दोनों के साथ हुआ। जब एक आवेश दूसरे आवेश के सापेक्ष समान वेग से त्वरित होता है तो कुछ वैद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से कुछ ऊर्जा में कमी आती है। उस फिर वो ऊर्जा में कमी आने का उसमें गिर जाना चाहिए, लेकिन मैंने इतनी लंबी डेफिनेशन नहीं बताई थी कल, है
तो कोई बात नहीं। तो अभी एक नाविक के सापेक्ष यदि इलेक्ट्रॉन गति करेगा, ऐसा तो उन्होंने कह दिया। इस बात को लिखना है तुम्हें परमाणु मॉडल में कि उनके अनुसार कि नाविक के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते हैं। ऐसा ही तुम्हें लिखना है, ऐसा लिख दीजिए पहले, फिर पढ़ेंगे इनका फेल कैसे हो गया। लिखिए, अब देखिएगा, जैसे ही रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल को लेके गए लोगों के सामने, तो उन्होंने कहा जैसे नाविक होता है, जैसे पृथ्वी होती है और सूर्य होता है, पृथ्वी सूर्य के बाहर चक्कर लगा रही है, जैसे इन्होंने कहा कि नाविक है, नाविक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा। तो जैसे ही लोग बैठे हुए थे, उन लोगों में एक व्यक्ति था, नील्स बोर। अब फिर उन्होंने पूछा, जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ कोई डाउट, तो तुम कह देते हो नहीं, और या होता है तो हाँ। तो उन्होंने कहा सन माय लॉर्ड मेरा डाउट है। तो इस बात उन्होंने कहा कि थोड़ा सोचिए, जब मैक्सवेल साहब एक बात को हमको समझा रहे थे, वो दोनों थे, एक नील्स बोर भी था उस टाइम पे, रदरफोर्ड भी थे। अब रदरफोर्ड मॉडल दे रहे हैं, अब नील्स बोर वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि उन्होंने कहा था जब एक आवेश दूसरे आवेश के सापेक्ष गति करता है तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है। अब इसके हिसाब से इसके ऊर्जा में कमी आएगी, थोड़ा ध्यान से देखना, ये नाविक है, इसके अंदर प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है। अब मैक्सवेल के सामने ये भी थे और रदरफोर्ड भी थे। और इन्होंने कहा जब तुम वहाँ पे थे और तुम्हारे ही सामने ये कहा था कि जब एक आवेश दूसरे आवेश के, इस पे आवेश है या नहीं है, कौन सा, और यहाँ पे नेगेटिव। तो उन्होंने कहा जब ऐसा है, तब ये चक्कर लगा रहा है, तो हमें पता है सुनिश्चित ही इसकी ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। अब कमी आती जाएगी, कमी आती जाएगी, कमी आती जाएगी, तो नाविक के अंदर इलेक्ट्रॉन धंस जाएगा, तो परमाणु हो गया नष्ट, परमाणु का स्थायित्व तो खत्म। और हमें पता है कि परमाणु स्थायी होता है, कैसा होता है, इसके हिसाब से तो परमाणु कैसा हो गया, परमाणु खत्म, यानी कि अस्थायी हो गया, कैसा हो गया। पर लेकिन परमाणु होता कैसा है, अब इसके हिसाब से यही तो है, जैसे एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरा व्यक्ति गति कर रहा है, तो उसकी ऊर्जा में क्या आएगी, अब कमी आते आते इलेक्ट्रॉन किसके अंदर चले जाएगा, नाविक के अंदर। अरे है या नहीं है, है या नहीं है, नहीं आए तो वीडियो को एक बार देखना, जो कल वाली वीडियो को, जिसको नहीं आया है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नाविक है। अब एक आवेश के सापेक्ष दूसरा आवेश समान वेग से मतलब त्वरित होता है, तो वैद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है, इसकी ऊर्जा इसके आने से ध्यान से देखना, एक आवेश दूसरा आवेश, एक आवेश और एक कौन सा आवेश, कौन सा आवेश, कौन सा आवेश, कौन सा आवेश, और ये जब जब ये इसके सापेक्ष क्या कर रहा है, गति। और मैक्सवेल के अनुसार जब कोई एक आवेश दूसरे आवेश के सापेक्ष गति करता है तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है, तो उसके पास चला जाता है। अब ऐसे ही इन दोनों आएंगे तो इनकी ऊर्जा में कमी आएगी, तो इलेक्ट्रॉन नाविक के अंदर धंस जाना चाहिए, और इसके हिसाब से हमारा परमाणु का स्थायित्व तो खत्म होना चाहिए। पर लेकिन हमें पता है कि परमाणु पूर्ण रूप से कैसा होता है, स्थायी, पर लेकिन इसके हिसाब से स्थायी नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये भी परमाणु मॉडल फेल।